तो ये वक्त है लोकतंत्र के पर्व का, यानी लोकसभा चुनाव का। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। कहीं जुमलेबाजी तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में चुनावी शोर की, और इसी शोर में तरह तरह की बयानबाजियां भी सुनाई दे रही हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा रामद्रोही बताया था, जिससे गुस्साई कांग्रेस पार्टी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। जेपी धनोपिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त अनुपम राजन को सीएम मोहन यादव के खिलाफ पत्र लिखा है, साथ ही वीडियो भी सौंप दिया। सबसे पहले वो बयान सुनिए और फिर इस पर होगी विस्तार से चर्चा। आप और हम मिलकर के निश्चित रूप से सबसे बड़े रामद्रोही जो हर जगह रंग बदल करके बात कर रहे हैं, अगर सुस्तेर में आके बात कर रहे हैं तो राम मंदिर और सभा की तारीफ कर रहे हैं। अरे सभा की तारीफ इतनी करते हो, आ जाओ शाखा में, स्वागत है आपका, कौन रोक रहा आपको? आपको केवल वोट देना, ये डुप्लीकेट नहीं चलेंगे, असली रंग बनाना पड़ेगा। उनका अगर स्टेटमेंट की कॉपी मुझे मिल जाए तो मैं उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। आप यदि उनका वीडियो क्लिप मुझे दे देंगे ना, मैं एफआईआर दर्ज करूंगा उनके खिलाफ। तो बीजेपी के निशाने पर एक बार फिर से दिग्गी राजा हैं, और इसी पर चर्चा करने के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सूरज, ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को इस तरीके से घेरा हो। इस तरीके से मतलब सनातन विरोधी होने के आरोप बीजेपी लगातार लगाती आई है दिग्विजय सिंह पर, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें राम विरोधी कह दिया था। सूरज जी देखिए सुमित, वाकई ऐसा पहली बार नहीं है। एक तरफ बीजेपी जहां दिग्विजय सिंह को हमेशा बंटाधार कह के पुकारती है, वहीं जब मुख्यमंत्री मोहन यादव राजगढ़ दौरे पर थे तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जो है हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास करते हैं, इन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया, इसलिए रामद्रोही है, राम विरोधी। ऐसे में इस बयान को जैसे ही कांग्रेस पार्टी को पता चला तो कांग्रेस के जो लोकसभा के कार्य प्रभारी कार्य देखते हैं जेपी धनोपिया, वो चुनाव आयोग पहुंच गए, और चुनाव के जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी अनुपम राजन हैं, उनके सामने उन्होंने लिखित शिकायत दी है कि किस तरह से उनका कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। जिस तरह शिकायत दर्ज की गई है और शिकायत दी गई है, उसके बाद लगातार पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है। दिग्विजय सिंह पर जिस तरह से बयान आया है और उन्हीं के राजगढ़ से कि किस तरह से, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे सुमित की राम मंदिर का जो मुद्दा है वो लगातार बीजेपी उठा रही है। अपने हर रैली में बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो ये निश्चित तौर पर हर रैली में बीजेपी राम मंदिर का जिक्र, भगवान राम का जिक्र करती है, और कहीं ना कहीं जब ऐसे वार होते हैं, जब ऐसे वार दिग्विजय सिंह पर किए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस दिग्विजय सिंह के साथ खड़ी हुई नजर आती है। जिस तरीके से इस मामले में भी हमने देखा है कि कांग्रेस ने कहा है कि हम एफआईआर कराएंगे, शिकायत करेंगे, वीडियो भी जारी कर दिया है कांग्रेस ने, चुनाव आयोग में शिकायत की बात कही है। जी देखिए, कांग्रेस ने शिकायत की बात की और जेपी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है उनको लिखित पत्र भी दिया है, और साथ में उन्होंने मांग उठाई है कि ये पूरा जो जिस तरह का बयान है आचार संहिता का उल्लंघन है, और ऐसे बयान के कारण उन्होंने ये कहा है कि इन पर आचार संहिता के उल्लंघन के कारण इन पर शिकायत दर्ज करने के बाद जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है उस पर शिकायत लेनी चाहिए। जिस तरह से अगर बात करें जेपी धनोपिया की, तो जेपी धनोपिया पूरा लोकसभा जो चुनाव का कार्य है वो देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह बयान काफी मायने तब रखता है जब दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताने के साथ यह भी कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, वोटों को ध्रुवीकरण की धर्म के नाम पर किस तरह निश्चित तौर पर बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सूरज, आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सुप्रिया श्रीनेत की। हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली ऑपरेशन पर विवादित बयान दे दिया है सुप्रिया श्रीनेत ने। देश के जवानों ने जिन 29 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा, उन्हें सुप्रिया शहीद कह रही हैं। बड़े हैरत की बात है, चौंकाने वाली बात है कि नक्सलियों को शहीद कहा जा रहा है सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से। और फिर जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपने ही बयान की सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाती है
और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। गुजार हूँ आपके सवाल की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फेक न्यूज फैक्ट्री मेरे बयान को काट छाट कर गलत तरीके से चला रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और आपके सवाल से मैं थोड़ी आहत भी हूं और थोड़ी दुखी भी हूं। कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को हमने इन्हीं नक्सलियों के हाथ खोया था 2013 में झीरम घाटी में। ऐसी हिंसा, ऐसे नक्सलियों के साथ हमारी जरा सी भी सहानुभूति हो सकती है? कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अपने दो प्रधानमंत्रियों को हिंसा की बलिवेदी चढ़ते हुए देखा। ये किस तरह की बात करते हैं ये लोग? मैं उस परिवार से आती हूं जहां पर मेरे परिवार के सदस्यों ने जंग लड़ी है, आर्मी में काम किया है, कारगिल का युद्ध लड़ा है, मेरे चाचा का हाथ उड़ गया था। क्या बात करते हैं ये लोग? काट छाट करके चला रहे हैं। और कितना कुत्सित है ये भाजपा का प्रदेश की सरकार, और कितने कुत्सित है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि गलत बात चला। तो देखिए, कोई पहली बार नहीं है जब सुप्रिया श्रीनेत ने कोई विवादित बयान दिया हो। सुप्रिया पहले भी कंट्रोवर्सी का शिकार रह चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही कंगना रनौत पर उन्होंने विवादित बयान दिया था, आपको याद होगा। जब मामला बढ़ा तो अपनी सफाई में उन्होंने कहा था कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। देखिए सफाई किस तरीके से दी जा रही है कि उनका अकाउंट हैक हो गया है और उनके अकाउंट से इस तरीके के विवादित बयान, विवादित पोस्ट हो रहे हैं। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और हमारे सहयोगी बिलासपुर से जुड़ चुके हैं आशीष शर्मा। आशीष, कोई पहली बार नहीं है जब सुप्रिया अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं। इससे पहले भी सुप्रिया ने कंगना को लेकर बयान दिया था और जब छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ तब नक्सलियों को शहीद कह दिया जो मारे गए थे। बड़ा ही चौंकाने वाला मामला है ये, आशीष। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरह से हमारे जवानों ने छत्तीसगढ़ के एक सर्जिकल स्ट्राइक की है जाकर बस्तर में, और 29 जो नक्सली थे उन्हें मार गिराया, और उसके बाद जिस बात को लेकर के पूरे देश को एक हो जाना चाहिए, वहाँ छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, जिस तरह से राजनीति चल रही है, वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। क्योंकि कल दीपक बैज ने भी, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने भी इस जो नक्सल ऑपरेशन है उस पर सवाल खड़ा किए। और जैसा कि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की सुप्रिया त्रिनेत, इन्होंने भी जो कहा वह भी कोई मतलब लोगों के जेहन में तैर रहा है लगातार कि ये बात कैसे कर रही है इस तरह की, क्योंकि इनकी शहादत नक्सलियों का कहना ये बहुत ही गलत है। और सुमित, ये बताना चाहूंगा मैं, आज जब वो बिलासपुर पहुंची, पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं, नक्सलियों को शहीद कहती हैं तो कह रही हैं कि बीजेपी फेक न्यूज फैलाती है और उनके बयान को गलत तरीके से पेश करती है। मतलब विवादित बयान देने के बाद भी सफाई उनकी तैयार रहती है। आशीष, बिल्कुल ठीक सुमित, क्योंकि आज जब पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। जो सबसे पहली बात है, जब पत्रकार इसी सवाल पर पहुंचे कि नक्सलियों को आपने शहीद कहा, तो वे आपने देखा होगा उन अंदाज जो है वो मीडिया से थोड़ी सी चिढ़ी हुई सी इस सवाल के लिए। पहले तो उन्होंने हालांकि शुक्रगुजार कहा, लेकिन जिस तरह से फिर वो आखिरी में चली गई बात के कि फिर अपने परिवार को लेकर आ गई और अपने परिवार को लेकर उन्होंने बताया कि हमारे परिवार के लोग खुद शहीद हुए हैं, जंग लड़े हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनने कही। दूसरी जो बात है सुमित, कि लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी चल रही है, बयानबाजी कांग्रेस नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है। कांग्रेस नेतृत्व को लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं गलत बयानबाजियां कर रहे हैं, सेल्फ गोल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारी भी पड़ सकता है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं अब। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी के सांसद प्रत्याशी तोखन साहू के पक्ष में नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे। पहले तोखन साहू के पक्ष में सीएम का रोड शो होना था, लेकिन समय की कमी के चलते रोड शो कैंसिल हो गया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस की स्थिति को खराब बताया और कहा कि अब जनता कांग्रेस को नकार रही है।
संसदीय क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी मुखन साहू जी का नामांकन रैली है, इसमें 150 लोग आए हैं। हमारे डिप्टी सीएम साहब अरुण साहू जी, धर्मलाल जी कौशिक है, पूर्व नेता, मतलब 35वां विधानसभा होगा आज। बहुत अच्छा वातावरण है, जहाँ भी जा रहे हैं अच्छी सभा हो रही है। और इस बार भारी मतों से बिलासपुर सीट भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 सीट। आजादी के 75 वर्षों में 55-60 साल इस देश में राज की और आज उनकी स्थिति कहां पर पहुंच गई है, इसको सोचना चाहिए कि क्यों इस स्थिति पर कांग्रेस। तो चुनाव का दौर है, हर बात पर सियासत हो रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उज्जैन में मौजूदा बीजेपी सांसद और प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का वजन कैसे कम हुआ, इस पर जोरदार राजनीति हो रही है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, वजन पर सियासत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के मुताबिक अनिल फिरोजिया ने 2 साल पहले ऑपरेशन करवाया था, अपना वजन कम किया। अब अनिल फिरोजिया ने कांग्रेस के इस दावे का सबूत मांग लिया है और झूठे साबित होने पर इस्तीफे की मांग भी की। वजन पर पहले मिला इनाम, अब छिड़ा सियासी संग्राम। चुनाव में वजन का क्या है काम? ये है बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया, जिनका वजन राजनीति में अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्हें वजन कम करने पर बड़ा इनाम दे चुके हैं, लेकिन आज उन्हीं के घटे हुए वजन पर कांग्रेस आरोप लगा रही है। कह रही है कि ये वजन मेहनत से नहीं बल्कि ऑपरेशन से घटाया गया है। आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। उन्होंने नागदा में हुई आम सभा में अनिल फिरोजिया के घटे हुए वजन पर सवाल उठाए। देखो, एक बात है, हूँ अनिल फिरोजिया जी के पत्रकारिता का माध्यम से बात जाएगी। उनने एक वीडियो जारी करी, मैंने देखो तो 2 साल पहला महज कही कि मुझे गडकरी जी ने कहा कि तुम मेरा वजन कम कर लोगे तो मैं तुम्हें ये रोड दे दूंगा। मैंने पता लगाया कि उन्हें ऑपरेशन से कम करेगी, क्योंकि मैंने दौड़ लगे इन कम करा। मतलब वहां भी झूठ। जब मेहनत पर सवाल उठे तो अनिल फिरोजिया बौखला उठे और कांग्रेस से सबूत मांगने लगे। कह डाला कि जीतू पटवारी का मानसिक संतुलन हिल चुका है। वो कांग्रेस के लिए बड़े ही मनहूस नेता साबित हुए हैं। सत्यता तो यह है कि राऊ से जब जीतू पटवारी चुनाव हारे हैं, उनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है। अरगलन आरोप लगा रहे, सबसे मनहूस कांग्रेस के अध्यक्ष घोषित हुए। दरअसल ये बात जरा पुरानी है। साल 2022 में अनिल फिरोजिया का वजन 135 किलो हुआ करता था, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने 6 महीने में 32 किलो वजन कम किया है, जिसका मोटिवेशन उन्हें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिला, जब उज्जैन में उन्होंने एक सभा में अनिल फिरोजिया को ओपन चैलेंज दिया था कि जितना वजन घटाएंगे उतने करोड़ों की विकास सौगात उज्जैन को दी जाएगी। फिरोजिया जी भी लगातार मुझे कह रहे हैं, अब मैंने उनको एक कंडीशन डाली है कि मेरा वजन आपसे ज़्यादा था, 135 किलो था, अब मेरा 93 हुआ है। तो मैंने अभी उनको मेरा एक पुराना फोटो दिखाया, तो लोगों को पहचान में नहीं आता। तो जितना किलो वजन कम करेंगे उतने 1000 करोड़ उज्जैन के लिए दूंगा। 6 महीने पहले माननीय हमारे परिवहन मंत्री उज्जैन आए थे नेशनल हाईवे का शिलान्यास करने। तब मेरा वजन लगभग 130 के लगभग था केजी। तब मैंने उनसे कोई मंच में डिमांड करी थी, तो उन्होंने कहा था कि सांसद जी, अगर आप 1 किलो वजन कम करेंगे तो मैं आपके उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए पर किलो पे 1000 करोड़ रुपए विकास के लिए दूंगा। अब सवाल ये है कि सियासत में आखिर वजन का क्या काम, लेकिन सियासतदान हैं जो शायद इसे समझते नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने चुनावी प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। 20 से 30 गांव रोजाना कवर कर रहे हैं। वो उनके चुनावी प्रचार में क्या मुद्दे हैं जिन्हें वो जनता के बीच रख रहे हैं, इन्हीं सवालों के साथ विस्तार न्यूज संवाददाता मृगेंद्र पांडे ने उनसे खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। चुनाव प्रचार चला थे और नामांकन रैली भी करा था।
नमस्कार। आज हमारे साथ राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। आज हम जानेंगे कि उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। तो भूपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, रोज 22-23 गांव जा रहे हैं, कैसा लग रहा है और किस तरीके से आप कैंपेन कर रहे हैं? जी लगातार 22 से 30 गांव रोज़ का हो रहा है और उसमें रास्ते में जितने भी और लोग मिल जाते हैं गांव वहाँ भी ले जाते हैं, तो 30 से ऊपर भी गांव हो जाते हैं। ज़बरदस्त उत्साह है, लोगों देर तक इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये संकेत ये बता रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल है। भाजपा जो है मंदिर के मुद्दे को उठा रही है, मोदी की गारंटी को लेकर जा रही है, तो आपको क्या लगता है इन चीज़ों को आप लोग किस तरीके से निपटेंगे? देखिए, मोदी जी की गारंटी पे लोगों को विश्वास रहा नहीं। पहली बात तो ये कि 15 लाख रुपया सबके खाते में देंगे, वो हुआ नहीं। 2 करोड़ नौकरी की बात, वो भी नहीं हुआ। अभी मोदी की गारंटी मध्य प्रदेश में 2700 रुपया में गेहूँ खरीदने की बात हो, 2200 रुपये में बेचने की मजबूर है, तो वो गारंटी वहाँ भी पूरा नहीं हुआ। मोदी जी की गारंटी ये है कि अब जो मिल रहा था वो भी बंद हो गया। गोबर विक्रेताओं को पैसा नहीं मिल रहा है, भूमि श्रमिकों को पैसा नहीं मिल रहा है। जो 35 किलो अनाज मिल रहा था प्रति परिवार, अब वो प्रति व्यक्ति 5 किलो, यदि 3 का परिवार है या 4 का परिवार है तब भी 35 किलो देते थे, अब तो 15-20 किलो मिलेगा उनको। नवा सरकार है तो नवा सरकार का है कि हम 3100 रुपया देवो धान के, नकदी देवो, पंचायत में देवो, एक मुश्त देवो। अब बताओ भला, एक जन को किसान ला पंचायत में पैसा मिले था? राजीव मितान क्लब भंग हो गए साए 1 लाख रुपये मिला थी, तीनों बंद हो गए साए। बेरोजगारी भत्ता मिला थी, तीनों बंद हो गए। हमारी सरकार बनती सब किसान के कर्जा माफी हो रही थी, नहीं होती, वो नुकसान हो गए। तो 3200 रुपये में खरीदी होती, नुकसान हो गए तो किसान के। इस बार कांग्रेस ने जो टिकट बांटा है उसमें नया प्रयोग हुआ है। आप राजनांदगांव से आए, ताम्रध्वज जी महासमुंद से, देवेंद्र यादव बिलासपुर से। बोला जा रहा है कि बाहरी हैं, बराबर बीजेपी भी उसको लेकर कर रही है और कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं। पुराने बात कहें, धर्मपाल गुप्ता जनता पार्टी से लड़ा था नांदगांव से, मोतीलाल वोरा जिंदगी भर दुर्ग के विधायक रहे, लोकसभा लड़े नांदगांव से। जोगी जी मरवाही के विधायक लड़े महासमुंद से 2 बार। तो पार्टी जहां जिसको उपयुक्त समझती है उसको वहां से कैंडिडेट बनाती है। इस चुनाव में एक चीज़ और देखने को आई है कि कांग्रेस के नेताओं पे लगातार एफआईआर भी हो रहे हैं। आप पर भी एक एफआईआर हुई। ये केवल राजनीतिक बदले की भावना है। यदि महादेव सट्टा में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किए हैं तो महादेव सट्टा तो अभी भी चल रहा है। मुझ पे आरोप क्या है कि मैंने प्रोटेक्शन मनी लिया, तो जब 450 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तब प्रोटेक्शन मनी लिया, तो अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और धड़ल्ले चल रहा है। तो फिर तो केंद्र में जो बैठे हुए हैं और राज्य में जो सत्ता में बैठे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। राजनांदगांव की 8 में से 7 सीट कांग्रेस के पास थी विधानसभा की, इस बार 5 है, तो आपको क्यों वोट करें? लोगों को पता है कि 5 साल हमने जनता का काम किया, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, महिलाओं के, और सरकार जाने का मलाल सबको है। सभी इस मामले में दुखी हैं कि सरकार को नहीं जाना था। तो अब जो परिस्थिति है कि 5 साल भूपेश ने खूब सेवा हम लोगों की है, इस कारण से लोग चाहते हैं कि फिर से हम भूपेश को वोट करें। राजनांदगांव लोकसभा पे बीजेपी ने कैंडिडेट रिपीट नहीं किया, इस बार रिपीट किया है, तो क्या लगता है आप किस तरीके से उसे देखते हैं? देखिए, अब वो कैंडिडेट तय करना तो पार्टी का अपना विशेषाधिकार है, उन्होंने किया है, लेकिन जनता के बीच में ये है कि वो आए नहीं कभी, तो उस बात का नुकसान भारतीय जनता पार्टी हो भी रहा है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस की आएंगी? जो माहौल दिख रहा है उसमें अधिकांश सीट जीतने की संभावना है। एनडीए गठबंधन मोदी जी की सरकार ने 400 पार का नारा दिया है, वो जादुई आंकड़ा 272 भी पार नहीं कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने राजनांदगांव लोकसभा के बारे में विस्तार से बात की। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ मैं मृगेंद्र पांडे।
अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां रायपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की और कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आने वाले वक्त में राष्ट्रपति बनेंगे और हर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर के किसान एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। तो राकेश टिकैत पहुंचे हुए थे। क्या कुछ किया है? बहकाने का काम करा और तो कुछ करा नहीं, दिखाने को बहुत करा होगा कि हम ये काम कर रहे। किसान भी कंज्यूमर भी है, वो 2 फसल बेचता है तो वो 700 चीजें खरीदता भी है। किसान बाजार भी है, तो महंगाई बढ़ी है और वो आम किसान पे भी उसका प्रभाव पड़ा सीधा। आम जो लोग हैं उस पर प्रभाव करा। लगातार हम देख रहे हैं कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे झारखंड की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्री जेल में हैं। तो क्या विपक्ष ही भ्रष्टाचार कर रहा है? भ्रष्टाचार तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन अगर विपक्ष में रहेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा। और अगर इनकी सरकार आएगी तो ये कानूनों में संशोधन करेंगे, राष्ट्रपति के पास में बहुत सी पावर आएंगी, मोदी राष्ट्रपति बनेगा और उसके बाद में जो विपक्ष की सरकारें जहाँ होंगी उनको गिराया जाएगा, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेंगे। और जो ये बात नहीं करते कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये पूरा घूम फिर के वहीं ले जाना चाहते हैं। ये किसान नेता है राकेश टिकैत, कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और हर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। और इसी के साथ ही फिलहाल लाउड स्पीकर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज।